मैं नाचू आज छम 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 हे छम 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 बरसो रे मीठा मीठा बरसो रे मीठा मीठा बरसो रे मीठा बरसो। कितना मजा आ रहा है ना बारिश में। वाओ, कितना प्यारा वीडियो आ रहा है, कितना सुंदर जंगल है। ये पक्षी, ये जानवर बहुत ही अच्छे कैप्चर हो रहे हैं और ये मेरे DSLR कैमरा में। अविनाश जंगल में फोटोग्राफी कर रहा था, तभी जंगल के कुछ कुत्ते उस पर अचानक से हमला कर देते हैं। हेल्प हेल्प, कोई है यहाँ, हेल्प हेल्प, बचाओ। ये तो किसी की चिल्लाने की आवाज है। लगता है आज फिर किसी जंगली जानवर ने किसी इंसान पर हमला किया है। हे भगवान, आप ठीक तो है ना? आपके शरीर पर तो बहुत जख्म आ गए हैं। आप एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। अविनाश उस लड़की के साथ उसके घर पर चला जाता है। जी देखिए, मैंने ये हल्दी चंदन का लेप लगा दिया है। अब ये जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया प्रेरणा जी, जो आपने जंगली जानवरों से मेरी जान बचाई। अविनाश उसका शुक्रिया करके अपने घर आ जाता है और उसी के बारे में सोचने लगता है। कितनी सुंदर लड़की थी वो। लड़की तो मेरे दिल और दिमाग से निकल ही नहीं रही। अविनाश अब उस लड़की के बारे में सोच सोचकर इतना पागल हो रहा था कि वो रोज रोज जंगल में आकर फोटोग्राफी करने लगता है और दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, ये क्या है? इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? ऐसे खींचते हैं, यहाँ से इस बटन को दबाना होता है और यहाँ से क्लोज करके पिक्चर क्लिक हो जाती है। वो प्रेरणा को फोटो खींचना सिखाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा भी जंगल के जानवरों के बारे में बताती है, जिससे उसका डर भी खत्म होने लगता है। अब धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और फिर एक दिन, चलो प्रेरणा, आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाकर लेकर आता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। मैं इतनी गरीब लड़की हूँ, तुम्हारे घर पर कैसे जाऊँ? वो उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे अपने घर ले जाता है। बाप रे, कितना आलीशान महल है। ये पूरा महल तो संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो इस आलीशान महल के घर में रहते हो। मैंने तो ऐसे महल सिर्फ कहानियों में ही सुने हैं और अखबारों की तस्वीरों में ही देखे हैं। कोई बात नहीं प्रेरणा, लेकिन अब तुम इस महल को देखने और इसमें रहने की भी आदत डालो, क्योंकि मैं जल्दी तुम्हें आलीशान महल की बहू बनाने वाला हूँ। ये क्या कह रहे हो अविनाश? मैं इस घर की बहू कैसे बन सकती हूँ? ये सच नहीं हो सकता। मैं एक बहुत ही गरीब लड़की हूँ और तुम्हारे माता पिता क्या वो मुझ जैसी गरीब लड़की को एक्सेप्ट करेंगे अपने महल जैसे घर में? अरे प्रेरणा, तुम चिंता मत करो। मेरे माता पिता की खुशी उसी में होती है जिसमें मेरी खुशी होती है। अब कुछ समय बाद अविनाश प्रेरणा से शादी करके अपने घर ले आता है। अरे बेटा, ये सब क्या है? तूने शादी कर ली और तूने मुझे बताना जरूरी तक नहीं समझा? माँ, मैं तो आपको सभी चीज बताने ही वाला था, लेकिन चीजें इतनी जल्दबाजी में हो गई कि आपको बताने का समय ही नहीं मिल पाया। ठीक है बेटा, अब जब शादी हो ही गई है तो ठीक है। आओ बहू, घर के अंदर आ जाओ। अब प्रेरणा अपने पति के साथ घर के अंदर आती है और इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो जाती है। बाप रे, कितना आलीशान महल है। ऐसा आलीशान महल तो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसा घर बनाने के लिए तो न जाने लोगों के कितने लाखों करोड़ों रुपए लग जाते होंगे। छोटी मालकिन, चलिए, आप बहुत ज्यादा थक गई होंगी। चलिए, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देता हूँ। अब प्रेरणा अपने कमरे में जाती है। बाप रे, कितना आलीशान बेडरूम है मेरा और कितने प्यारे फूलों से सजा रखा है। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जो ये महल जैसा ससुराल मुझे मिला। अब प्रेरणा अगले दिन रसोई में जाती है, देखती है। बाप रे, मेरे महल जैसे ससुराल की रसोई कितनी आलीशान है और यहाँ तो चूल्हा भी नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक है और मुझे तो ये सब चलाना भी नहीं आता है। अच्छा, तो अब ये जाहिल गरीब लड़की हमारे आलीशान रसोई में भी आ पहुंची। तुम इस घर की बहू तो बनकर आ गई, पर क्या तुमने आज से पहले ये आलीशान किचन देखा था? कोई नहीं, अब देख लो, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो, क्योंकि तुमने तो आज से पहले ये सब देखा नहीं होगा ना। बेचारी वो गरीब बहू पहली ऐसे डिजिटल चीजों पर खाना बनाती है जिसके कारण उसका हाथ जल जाता है। माँ, बेचारी वो अब जले हुए हाथों से ही सबके लिए खाना टेबल पर लगाती है और खिलाती है। अरे माँ, मुझे आपको बताना था कि काम के सिलसिले से आज ही मुझे 2 से 3 महीने के लिए बाहर जाना है, तो आप प्रेरणा का ध्यान रखिएगा। प्रेरणा अभी किसी को इस घर में अच्छे से जानती नहीं है। हाँ हाँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर। अब प्रेरणा का पति चला जाता है और उसके जाने के बाद से वो गरीब बहू जाकर घर को अच्छे से देखने लगती है और एक गुलदस्ते को हाथ में लेती है। तभी, अरे तूने मेरा गुलदस्ता क्यों छुआ है? अपने गरीब गंदे हाथों से मेरे इस महंगे गुलदस्ते को गंदा कर देगी क्या? अब प्रेरणा वहाँ से चली जाती है।
जिसके बाद वो अपने कमरे में आकर सो जाती है। तभी ए गरीब लड़की, चल उठ, बहुत आराम फरमा लिया तूने इस आलीशान बिस्तर पर। अब चल, अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे कहाँ रहना है। आज से तू यहाँ नहीं रहेगी। पर अविनाश जी ने तो कहा था कि यही मेरा कमरा है। वो मेरा बेटा भूल कर गया था, वो भी इसलिए क्योंकि तूने उसको अपने प्यार में गुमराह किया ताकि तू इस आलीशान महल में राज कर सके। लेकिन आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगी कि तुम जैसी गरीब लड़की की क्या औकात होती है। अब शकुंतला गरीब बहू का हाथ पकड़कर ले जाती है और बाहर एक छोटे से कमरे में जाती है। ये देख, ये है तेरी जगह और आज से तू यहाँ इस एक कमरे में ही रहेगी। लेकिन माँ जी, मैं यहाँ इस छोटे से एक कमरे में कैसे रह पाऊंगी? ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन आज से तू यहीं रहेगी। अब शकुंतला उसे वहीं छोड़ जाती है। अगले दिन माँ जी, मुझे खाना बनाना है, लेकिन उस एक कमरे में तो इतनी जगह ही नहीं है कि मैं वहाँ खाना बना सकूं। क्या मैं आपकी आलीशान महल की रसोई में खाना बना सकती हूँ? अरे तुम जैसी गरीब को एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? कोई जरूरत नहीं है, जाकर सड़क पर से मिट्टी लेकर आओ और उसका चूल्हा बना और अपने उसे एक कमरे में ही खाना बना। अब प्रेरणा बेचारी बाहर जाती है और थोड़ी सी मिट्टी लेकर आती है और कमरे में ही चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाने लगती है। चूल्हा गीला होने के कारण पूरे घर में धुआं फैल जाता है। अब प्रेरणा थोड़ी देर बाद अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकती हूँ? उस एक कमरे में नहाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। नहीं नहीं माँ, इस गरीब लड़की को साफ मना कर दो। अरे इसके नहाने के बाद तो हमारे टॉयलेट का हाइजीन ही खराब हो जाएगा और मैं हाइजीन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। अब प्रेरणा अपनी ननद की बात सुनकर वहां से चली जाती है और अपने छोटे से कमरे में ही कपड़ा तानकर नहाने लगती है। जैसे ही वो पानी डालती है तो सारा फर्श पर पानी फैल जाता है, चूल्हा भी गीला हो जाता है और बेडशीट भी गीली हो जाती है। हे भगवान, मेरे नहाने के कारण तो मेरा सारा चूल्हा गीला हो गया, फर्श पर पानी बिखर गया और मेरे बनाए हुए खाना भी खराब हो गया। अब मैं क्या खाऊंगी? बेचारी वो गरीब बहू जैसे तैसे अपने एक छोटे से कमरे में गुजारा करती है। अब जैसे जैसे समय निकलता है वो बीमार होने लगती है और शरीर से भी कमजोर हो जाती है। अब वो जाकर अपने कमरे में आराम करने लगती है। अब ऐसे ही एक दिन उधर अविनाश काम से वापस घर लौट आता है और उसे देखने लगता प्रेरणा, है। कहाँ हो तुम? प्रेरणा, प्रेरणा, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। हॉल में भी देख लिया, रसोई में भी देख लिया और तुम कमरे पे भी नहीं हो। कहाँ हो प्रेरणा तुम? बड़े मालिक, प्रेरणा मैडम यहाँ नहीं है। आइए मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। अब अविनाश को वो घर के बाहर बने एक छोटे कमरे में ले जाता है जहां प्रेरणा की एक छोटे से घर में लता नाम की औरत रहती थी। वो जब घर से बाहर निकल कर आई तो वहां पर उसे ढेर सारे गिफ्ट्स नजर आए। यहाँ फिर से फूल? हद हो गई। कोई बात कितनी भी बार समझा लो, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आती है। अरे इतने सारे फूल और गिफ्ट्स, अब कौन रख गया? तभी वहां पर एक छोटा सा बच्चा हाथ में फूल लिए उसके पास आकर कहता है, आंटी आंटी, ये आपके लिए उन भैया ने दिया है। हद हो गई। अरे पहले तो पीठ पीछे देती, लेकिन अब तो खुलेआम ऐसे दे रहे हैं। सच में ऐसे लोगों से तो भगवान ही बचाए। बस लड़की देखी नहीं कि पीछे पड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार लता को इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा था और आखिरकार एक शादीशुदा औरत को इतने सारे गिफ्ट्स दे कौन रहा था? इस बात को जानने के हमें कहानी में चलना होगा थोड़ा पीछे। लता अपने पति और बूढ़ी सास और ननद के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उनका परिवार गरीब था। अरे कीर्ति, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? आज इतनी देर तक सो रही हो? अरे हाँ, इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि कॉलेज जाना है ये ध्यान में ही नहीं रहा। अभी जाकर तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता बना देती हूँ। लता की ननद अब थोड़ी देर बाद में तैयार हो जाती है और कुछ समय बाद कॉलेज के लिए निकल जाती है तो लता उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाती है। मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देती हूँ। वैसे भी इस मोहल्ले के लड़के कैसे हैं तुम्हें अच्छे से ही पता है। भाभी, मुझे तो अच्छे से पता है, इस मोहल्ले में इतना समय बिता चुकी हूँ। अब दोनों ऐसे बातें करते हुए जा रही होती है, तभी मोहल्ले के कुछ लड़के उन्हें छेड़ने लगते हैं। अरे बस से क्यों जाना है जब अपनी गाड़ी आ खड़ी है? आओ मैं छोड़ देता हूँ। अरे अरे, मैं भी इतना बुरा नहीं हूँ और वैसे भी बस में तो धक्के लगेंगे और धक्के लगवाने ही हैं, तो बताओ मैं भी चलता हूँ बस में, क्या कहती हो? कैसे छिछोरे लड़के हैं, ऐसी कोई किसी को छेड़ता है क्या? जरा भी शर्म नहीं है? घर में बहन बेटी नहीं है क्या इनके? भाभी आप भी ना, इनको कुछ मत बोलो। इनको मुंह लगाने से अच्छा है हम शांति से चले जाते हैं। ये तो होते ही हैं ऐसे बिगड़े हुए। अरे बिगड़े ही सही, लेकिन गाड़ी तो है, बस में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जहाँ बोलोगे वहाँ छोड़ देंगे और अगर घर जाने कॉलेज जाने का मन नहीं है तो भी हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं।
मेरा तो मन करता है इनका सर ही फोड़ दो। अरे इनकी वजह से मुझे तुम्हारे लिए घबराहट होती है। तब देखो तुम पर लाइन मारते रहते हैं। मेरी ननद इतनी खूबसूरत है कि पूरा मोहल्ला ही तुम पर लाइन मारता है। भाभी कोई बात नहीं, मेरा बस स्टैंड आ गया है, मैं बस से ही चली जाऊंगी, आप घर चली जाओ। लता हमेशा से ही अपनी ननद की बहुत परवाह करती थी, क्योंकि उसे मोहल्ले के लड़के हर रोज परेशान करते थे, इसलिए वो हमेशा चिंता में डूबी हद रहती होती थी। है। अरे मोहल्ले में कितने बेशरम लड़के हैं, मैंने आज तक ऐसे लड़के कभी नहीं देखे। अब इनको बोल भी नहीं सकती क्योंकि इनके मुंह लगना ही बेकार है। लता अब ऐसा बोलकर घर के कामों में लग जाती है। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और जब लता बाजार से घर लौट रही होती है तब कितना भारी थैला है, सच में कितनी दूर बाजार लगता है। इतनी दूर से इतना भारी थैला लेकर आना, हाथ दुख जाते हैं। लता को देख अब उसके पास मोहल्ले के 2 लड़के आते हैं। अरे भाभी जी, ज्यादा भारी है तो बताइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। मैं थैला उठा लूंगा। आप कीर्ति जी की भाभी हैं, तो हमारी भी तो भाभी हुई ना। और नहीं तो क्या। और वैसे भी 2 दिनों से कीर्ति जी को देखा नहीं है, और जब तक उन्हें देखते नहीं है तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन खाली खाली सा है। वो क्या है ना, इतनी सुंदर नंद है आपकी, हमारा तो उनके बिना मन ही नहीं लगता है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? मेरे सामने ही मेरी ननद के बारे में ऐसे बोल रहे हो। देखो भलाई इसी में है कि यहाँ से मुंह उठाकर चलते बनो, ऐसा मारूंगी ना कि चक्कर लगाते रह जाओगे। हम तो चक्कर ही लगा रहे हैं आपकी नंद के। अरे ये बता दो कब दर्शन होंगे, इतने दिनों से दर्शन के लिए बेकर आ रहे हैं। यहाँ से जा रहे हो या नहीं, या फिर लोगों को बुलाकर भीड़ इकट्ठा करूं? लोग ही बताएंगे तुम लोगों को अच्छे से। अरे बहू क्या हुआ, तो इतने गुस्से में क्यों है? माँ जी अब मैं क्या ही करूं मोहल्ले के लड़कों का। अरे हर कोई मेरी ननद के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ा है ना कि क्या ही बताऊं। कॉलेज के पीछे घर के बाहर खड़े रहते हैं, ये सब क्या अच्छा लगता है? अरे शरीफ घर की बच्ची है, वैसे भी हम कितने गरीब हैं, हमारे लिए कितनी मुसीबत होती है। बहू ये तो है, लेकिन अब हम किस किस का मुंह बंद करवा सकते हैं? यही तो दिक्कत है ना माँ जी कि हम कुछ नहीं कह सकते, मुंह नहीं बंद करवा सकते। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जब कोई ऐसे फालतू की बकवास करता है। लता अपनी ननद के साथ बैठकर टीवी देख रही होती है, तभी उसके पास उसका बेटा हाथ में चॉकलेट लिए आता है। ये देखो मुझे चॉकलेट मिली है, कितनी टेस्टी टेस्टी चॉकलेट है। तुझे ये चॉकलेट किसने दी? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, हम खुद गरीबी में जी रहे हैं, तो तुझे इतनी महंगी चॉकलेट कहाँ से मिल गई? माँ वो पड़ोस वाले भैया है ना, उन्होंने दी है। वो क्या है ना, उन्होंने कहा है कि मेरी बुआ है ना कीर्ति, उनके साथ बैठ कर खाना है। कोई भी तुझे कुछ भी देगा और तू उठाकर यहाँ ले आएगा? मैं तुझे आखिरी बार बता रही हूँ, मोहल्ले के किसी भी लड़के से ना फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। वो खुद तो बिगड़े हैं, तुझे भी बिगाड़ देंगे। भाभी अब आप बाहर वालों का गुस्सा सोनू पर क्यों निकाल रही हो? अरे बच्चा है, उसे कहाँ है इतनी समझ? हाँ बच्चा है, उसे समझ नहीं है, लेकिन अगर अभी से नहीं समझाया तो आगे क्या ही समझेगा। अब ऐसे ही दिन निकलते गए और एक दिन लता अपने घर से बाहर जा रही होती है तो उसे एक लड़का ऑफिस से घर जाते हुए नजर आता है। पूरे मोहल्ले में एक यही लड़का है जो मुझे इतना शरीफ लगता है, अपने काम से काम रखता है, किसी से फालतू बकवास नहीं। आदित्य जी, आपको मैं इतने समय से देख रही हूँ, मोहल्ले में आप किसी से वास्ता नहीं रखते, अपने काम से काम रखते हैं। आपकी ये खूबी मुझे बहुत पसंद है। जी शुक्रिया, लेकिन अभी मुझे घर में दिया भी जलाना है। वो क्या है ना, आज माँ घर पर नहीं है। ठीक है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी ननद का रिश्ता आपके साथ करवाना चाहती हूँ। आपकी नंद इतनी खूबसूरत है, पूरे मोहल्ले के लड़के उसके पीछे पड़े हैं, और आप अपनी नंद का रिश्ता मेरे साथ करवाना चाहते हैं? जी हाँ, तभी तो मोहल्ले के आवारा लड़कों को तो हर दूसरी लड़की पसंद आ जाती है, लेकिन आपके सामने इतनी खूबसूरत लड़की है जो मेरी ननद है, उसको देखते भी नहीं है आप, और ये आदत आपकी मुझे बहुत पसंद है। देखिए कोई दबाव नहीं है, लेकिन मैं अपनी मन की बात कहना चाहती थी। दरअसल मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन मुझे आपकी नंद काफी अच्छी लगती है, पर मैं अपने भविष्य को लेकर ज्यादा चलता हूँ, इसलिए कभी ध्यान नहीं दिया। मेरी माँ को भी आपकी नंद बहुत पसंद है। फिर तो हो गई बात। अब धीरे धीरे समय निकलता जाता है और ऐसे ही एक दिन जब लता दरवाजा खोलती है तो उसे बाहर ढेर सारे गिफ्ट्स नजर आते आज तुम हैं। लोगों का बहुत हो गया, आज तुम लोगों को ऐसा जवाब मिलेगा ना कि कुछ बोल नहीं पाओगे। अब शाम को जब उसकी ननद घर पर आती है तो सभी लड़के आ जाते हैं। देखो कितने वैलेंटाइन डे निकल गए, लेकिन आज हमें जवाब चाहिए। तुम्हारी खूबसूरती के आगे मैं खुद को रोक नहीं पाता। भाभी, भाभी जल्दी आओ, देखो ये सब क्या हो रहा है। भाभी जी प्लीज आप बीच में मत आना, आज हमें आपकी नंद से जवाब चाहिए। हाँ आज तो जवाब मिलेगा ही। भाभी आप ये क्या कह रही है? मैं कुछ गलत नहीं कह रही, आज इन सबको जवाब मिलेगा ही, रुको तुम।
ये आदित्य है, हमारे ही मोहल्ले का लड़का है और ये कीर्ति का मंगेतर है। क्या क्या क्या? आप ये क्या कह रही हो? देखो, मुझे अपनी ननद के लिए काफी अच्छी लड़की की तलाश थी और इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। वैलेंटाइन डे का दिन है, तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजा मिल गया और बाकी सब लड़कों का मुंह बंद हो गया।